आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज का टॉपिक हमारा है एपीकल्चर। एपीकल्चर के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं और एपीकल्चर में क्या क्या खास बातें हैं वो देखिए पैसे भी। एपीकल्चर क्या है? हनी प्रोडक्शन के लिए बी कीपिंग करना ही क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। बी कीपिंग को ही हम एपीकल्चर भी कहते हैं, बी कीपिंग। तो बी कीपिंग को सर एपीकल्चर कहते हो, तो थोड़ा सा इसके बारे में लिख भी दिया जाए। बी कीपिंग को ही क्या कहते हैं रे? एपीकल्चर। ठीक है सर। जो हनी हार्वेस्ट हम करने लगे सर, कितनी साल पहले से हम हनी हार्वेस्टिंग के बारे में जानते हैं? तो थोड़ा सा अगर बताऊं तो तुम्हें, 7000 BC पहले से ही हम, ईसा मसीह के जन्म से 7000 साल पहले से हम किसके बारे में जानते हैं? हनी हार्वेस्टिंग के बारे में जानते हैं। सर हनी जो प्रोडक्शन है, हनी प्रोडक्शन है, ये किसको बताता है? स्वीट रिवॉल्यूशन को या गोल्डन रिवॉल्यूशन को? किसको बताता है? ये बताता है स्वीट रिवॉल्यूशन को। किसको बताता है? स्वीट रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन। स्वीट रिवॉल्यूशन के बारे में हमें जानकारी देता है क्या? हनी प्रोडक्शन। सर जो एपीकल्चर से रिलेटेड जो बोर्ड बनाया गया है उसे क्या कहते हैं? अगर इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुआ है ये, अगर इंडिया में बात करें ना, इंडिया में अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया में ये पहली बार 1882, 1882 में, और बंगाल के अंदर, बंगाल के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया पहली बार। वेस्ट बंगाल जिसको कहते हैं हम, वहां पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट टाइम। और एक होता है बीबी, नेशनल बी बोर्ड, NBB, नेशनल बी बोर्ड। ये एस्टेब्लिश हुआ पहली बार 2000 के अंदर, और रिकंस्टिट्यूट हुआ ये 2006 के अंदर रिकंस्टिट्यूट हुआ। ये बातें याद रखें। देखो मैंने क्या क्या बताया, बी कीपिंग को ही एपीकल्चर कहते हैं। 7000 BC पहले से हम हनी हार्वेस्टिंग के बारे में जानते हैं। हनी हार्वेस्टिंग स्वीट रिवोल्यूशन की तरफ हमें लेके जा रहा है। इंडिया में पहली बार 1882 में वेस्ट बंगाल में इंट्रोड्यूस किया गया। ये बी कीपिंग एपीकल्चर। NBB नेशनल बी बोर्ड है, वो 2000 के अंदर एस्टेब्लिश होता है और रिकंस्टिट्यूट होता है 2006 के अंदर। और 20 मई इंपॉर्टेंट डेट है, 20 मई, 20 मई याद रखेंगे। 20 मई को क्या मनाया जाता है रे? वर्ल्ड हनी बी डे, वर्ल्ड हनी बी डे, वर्ल्ड हनी बी डे के रूप में मनाया जाता है 20 मई को। याद रहेगा भी सभी को। तो यहाँ तक जो बातें थी क्लियर हुई। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट पेज में ये सारी बातें क्लियर करेगा वो जो मैंने बताई है। अब तुम देखना भाई, नेक्स्ट पेज के अंदर देखो, बी कीपिंग, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बी कीपिंग के बारे में लिखा है और वही सारी बातें हैं, देखते जाएं। अब सबसे पहले बी कीपिंग के बारे में बता रहा है, बी कीपिंग के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और उसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, हनी हार्वेस्टिंग डेट बैक टू 7000 BC, 7000 साल पहले से, ईसा मसीह के जन्म से पहले हम हनी हार्वेस्टिंग के बारे में जानते हैं। इंडिया इंडिया में बी कीपिंग वाज इंट्रोड्यूस इन 1882 इन वेस्ट बंगाल, बंगाल के अंदर। ये बात भी हमने बोली थी। अकॉर्डिंग टू द NBB नेशनल बी बोर्ड वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2000 एंड रिकंस्टिट्यूटेड इन 2006, जून 2006। ये याद रहेगा भी सभी को। 20 मई है वो सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड हनी बी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और हनी प्रोडक्शन लीड्स अस टूवर्ड्स स्वीट रिवॉल्यूशन। यही सारी बातें मैंने बताई तुम्हें। तो यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ भी बी कीपिंग क्या है। हनी हार दोबारा से रिवाइज करा था, हनी हार्वेस्टिंग डेट 7000 साल पहले से इंडिया में पहली बार वेस्ट बंगाल के अंदर 1882 में बी कीपिंग इंट्रोड्यूस किया गया। नेशनल बी बोर्ड NBB के अकॉर्डिंग एस्टेब्लिश हुआ 2000 में, रिकंस्टिट्यूट होता है कब? जून 2006 के अंदर। 20 मई को सेलिब्रेट किया जाता है एज ए वर्ल्ड हनी बी डे। और हनी प्रोडक्शन लीड्स अस टुवर्ड्स द स्वीट रिवॉल्यूशन। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो जल्दी से बोल दें। कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ रहे हैं। स्पीसीज के बारे में हमें जितनी भी स्पीसीज पढ़नी है वो कौन कौन सी, 5 इंपॉर्टेंट बी स्पीसीज है। और 5 इंपॉर्टेंट बी स्पीसीज में हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट स्पीसीज हैं जो हमारे इंडिया में होने वाली या विदेशी हैं जितनी भी, उनके बारे में। इम्पोर्टेंट हनी बी की जो स्पीसीज हैं उनमें सबसे पहले नंबर पे आती है एपिस डोर्सटा। एपिस डोर्सटा के बारे में अगर हम पढ़नी चाहें तो एपिस डोर्सटा सबसे बड़ी, अगर लार्जेस्ट बी बोला जाए तो एपिस डोर्सटा ही है, लार्जेस्ट बी भी माना जाता है। एपिस डोर्सटा इज द लार्जेस्ट बी। ये एग्रेसिव नेचर की होती है, फ्यूरियस नेचर की होती है, डेंजरस माना जाता है। डेंजरस बी भी कहते हैं इसको, डेंजरस बी है एग्रेसिव नेचर की होने की वजह से। रोक बी भी इसका नाम है।
रोग बी के नाम से जाना जाता है, डेंजरस होती है, अग्रेसिव नेचर की होती है, लार्जेस्ट बी माना जाता है। इसमें एक खास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एब्सकॉन्ड करने की, स्वार्म करने की। एब्सकॉन्डिंग या स्वार्मिंग क्या होता है सर? अपनी जगह को छोड़कर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने के प्रोसेस को एब्सकॉन्डिंग कहते हैं। और इसमें ये खास इंपॉर्टेंट बात है एब्सकॉन्डिंग, इसीलिए इसको रेयर नहीं किया जाता, क्योंकि रेयरिंग के लिए एक जगह स्टे होना बहुत ही जरूरी है, और ये एक जगह स्टे नहीं करती। रोग बी फ्यूरियस है, इसलिए इसे डिफिकल्ट टू रियर है। दे प्रोड्यूस अबाउट 36 केजी हनी पर हाइव पर ईयर। एक हाइव में 36 केजी हनी, बहुत ज्यादा हनी पैदा कर सकती है एपिस डोरसेटा, बहुत अच्छी मानी जाती है हनी प्रोडक्शन में। पर फ्यूरियस होने की वजह से, डेंजरस होने की वजह से, अग्रेसिव होने की वजह से इसको रियर नहीं किया जाता। लार्जेस्ट अमंग द ऑल हनी बीज, हर हनी बी में सबसे बड़ी यही मानी जाती है। अब बात करते हैं एपिस सिरेना इंडिका, इंडियन हाइव बी है। सबसे ज्यादा पाली जाने वाली बी तो ये नहीं है, सबसे ज्यादा पाली जाने वाली तो ये है एपिस मेलिफेरा। सबसे ज्यादा कौन सी पाली जाती है? एपिस मेलिफेरा। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? सिरेना इंडिका, एपिस सिरेना इंडिका। एपिस सिरेना इंडिका की खास बात क्या है? ये मल्टीपल पैरेलल कॉम्ब बनाती है, मल्टीपल पैरेलल कॉम्ब, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद मल्टीपल पैरेलल कॉम्ब बनाती है ट्री के ऊपर, ठीक है। और कैविटी या डार्कनेस में अपने कॉम्ब बनाने की कोशिश करती है, कैविटी या डार्कनेस में अपने सारे के सारे कॉम्ब बनाने की कोशिश करती है। द बी आर लार्जेस्ट देन द एपिस फ्लोरिया। एपिस फ्लोरिया हम एक बी पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, जो लिटिल बी है, सबसे छोटी होती है। एपिस फ्लोरिया उससे तो बड़ी है, और एपिस डोरसेटा से छोटी है, मतलब दूसरे नंबर पे आने वाली हनी बी माना जाता है। मेलिफेरा से तो छोटी है और फ्लोरिया से बड़ी है, ये तीसरे नंबर पे आती है साइज में, ठीक है। ये बातें भी करेंगे। और इनका हनी प्रोडक्शन कितना है सर? हनी प्रोडक्शन रेट कितना है? ये 2 किलो 3 किलो कितना हनी हमें देती है? तो 5 केजी हनी पर कॉम्ब पर ईयर देने की एबिलिटी रखती है कौन? एपिस सेरेना इंडिका, 5 केजी हनी। और इनमें एक अजीब बात है, ये स्वार्मिंग और अपस्कॉन्डिंग करती है, इसलिए इनको पालतू रियर करना आसान नहीं है। ये इंडिया और एशिया से बिलोंग करती है, इसलिए इनको इंडियन या एशियन बी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं किसकी? एपिस फ्लोरिया। एपिस फ्लोरिया सबसे छोटी बी मानी जाती है, लिटिल हनी बी जो कहा जाए सबसे छोटी, तो एपिस फ्लोरिया है, लिटिल हनी बी के नाम से भी फेमस है। ये क्या करती है? कोम्ब बनाती है छोटी छोटी जगहों पे, जैसे झाड़ियों में, बुशेज में, बुशेज में झाड़ियों की ब्रांचेस के ऊपर बना दी, हज में बना देगी, बिल्डिंग के ऊपर बना दी, कैविटी में बना दी, केव में बना दी, कहीं भी अपना हाइव बना लेती है। दे प्रोड्यूस अबाउट हाफ केजी ही हनी प्रोडक्शन करती है पर ईयर, पर कोम्ब पर ईयर। तो बहुत ही ना के बराबर हनी प्रोडक्शन करती हैं। और अपनी इनमें एक फ्रिक्वेंट नेचर होती है, अपनी जगह को बदलती रहती है, इसलिए भी ये पालतू करने योग्य नहीं है। और इनका साइज भी सबसे छोटा होता है। अगर हम सारी की सारी हनी बी में देखें तो सबसे छोटी बोला जाए तो एपिस फ्लोरिया द लिटिल हनी बी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और एक बात और, ये प्लेन एरिया में ज्यादा मिलती है, हिली एरिया में ये बहुत ही कम देखने को मिलती है। अब वो 450 हाइट से ऊपर ये देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं एपिस मेलिफेरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एपिस मेलिफेरा है, क्योंकि हमें पढ़ना ही क्या है? एपिस मेलिफेरा। इंडिया में ये सबसे ज्यादा इंट्रोड्यूस की गई है, इंपोर्ट करी गई है, यूरोपियन या इटालियन भी है, और इसको इंपोर्ट किया जाता है इंडिया में, क्योंकि इसका हनी प्रोडक्शन भी सबसे अच्छा है। ये अब्सकॉन्ड भी नहीं करती, ये भागती नहीं है, और पालतू बनाना सबसे आसान है। डोमेस्टिकेशन के लिए सबसे बेस्ट भी बोली जाए तो एपिस मेलिफेरा ही बेस्ट भी है। यूरोपियन या इटालियन बी के नाम से फेमस है। डार्कनेस में अपनी कैविटी में पैरेलल कॉम्ब बनाती है। रोक बी से साइज में छोटी है, इंडियन बी से साइज में बड़ी है। इंपोर्टेड किया जाएगा यूरोप या इटली से, इसको इंपोर्ट किया जाएगा। यील्ड हनी प्रोडक्शन की अगर बात करें तो 35 केजी तक हनी हनी दे सकती है पर ईयर पर हाइव। और दे आर लेस प्रोन टू स्वार्मिंग एंड absconding, ये भागती भी नहीं है। और लास्ट है मेलिपोना इरेडिपेनिस, मेलिपोना इरेडिपेनिस, डेनर बी या स्टिंगलेस बी के नाम से जाना जाता है। ये लेस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें जो हमारे सिलेबस में पढ़नी है वो चार ये ही हैं। एपिस जिनके लगा हुआ ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एपिस डोर्सेटा लार्जेस्ट है, एपिस फ्लोरिया सबसे छोटी है, सिरेना इंडियन है, और ये इटालियन या यूरोपियन बी है कौन सी? एपिस मेलिफेरा। ये सभी चार स्पीसीज हमने पढ़ी और ये इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए मैंने सभी हनी बी की 5 स्पीसीज के बारे में तुम्हें बताया, उसमें सबसे पहले नंबर पे थी एपिस डोर्सेटा। हमें किसके बारे में पढ़ना था? सबसे पहले एपिस डोर्सेटा के बारे में पढ़ना था सर। एपिस डोर्सेटा क्या था? ये दे कंस्ट्रक्ट सिंगल कॉम्ब इन ओपन, ओपन में अपना खुले में एक बड़ा कॉम्ब बनाती है, ये मैंने बोला। दे शिफ्ट एब्सकॉन्ड, एब्सकॉन्ड मतलब अपने प्लेस को बदलती रहती हैं, कॉलोनी को शिफ्ट करती रहती हैं। रोग बी के नाम से जाना जाता है, फ्यूरियस नेचर की होती है, और डिफिकल्ट टू रियर, इसको पालना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि फ्यूरियस नेचर की, डेंजरस है, एग्रेसिव नेचर की, तुरंत भागती है चोट मारने को। 36 केजी हनी पर कॉम्ब पर ईयर पैदा करती है, ठीक है सर। द बी आर द लार्जेस्ट अमंग द बीज, सारी बी में अगर सबसे बड़ी माना जाए तो इसी को
माना जाता है। इसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा के बारे में देख लीजिए भाई। एपिस मेलिफेरा इटालियन और यूरोपियन बी के नाम से फेमस है। इटालियन और यूरोपियन बी के नाम से फेमस है। इसको इंडिया में इंपोर्ट करना पड़ता है अगर इंडिया में इसको पालतू बनाना है हमें। तो एपिस यहाँ पे छुपा हुआ भाई नाम के पीछे। एपिस मेलिफेरा इटालियन या यूरोपियन बी के नाम से फेमस है। ठीक है। नेक्स्ट, दे आल्सो मेक मल्टीपल पैरेलल कोम्ब इन कैविटी इन डार्कनेस। डार्कनेस में मल्टीपल पैरेलल कोम्ब बनाती है, बातें हमारी हुई है। दे आर लार्जर देन इंडियन बी, से तो बड़ी है, बट स्मॉलर देन रोक बी। रोक बी से छोटी है, मतलब सेकंड नंबर पे आती है। दे हैव बीन इम्पोर्टेड फ्रॉम यूरोपियन कंट्री, जैसे कि इटली से इसको इम्पोर्ट करना पड़ता है हमें अगर हमारे देश में इसको पालतू बनाना है। और ये कितना हनी प्रोडक्शन करती है? 35 kg पर ईयर पर ईयर और पर हाइव पैदा कर सकती है। एवरेज 35 है, और वैसे देखा जाए तो 25 से 40 kg पर कॉलोनी पैदा करती है। दे आर लेस प्रोन टू स्वार्मिंग और एब्सकॉन्डिंग। यही तो सबसे अच्छी बात है इसकी, क्योंकि ये भागती नहीं अपनी जगह को छोड़ के। लेस प्रोन टू स्वार्मिंग और एब्सकॉन्डिंग, अपनी जगह को छोड़ के शिफ्ट नहीं करती, इसीलिए ये अच्छी मानी जाती है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट में जो हमारी नेक्स्ट हनी भी आ रही है उसका नाम है एपिस फ्लोरिया। क्या है? एपिस फ्लोरिया। एपिस फ्लोरिया के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, एपिस फ्लोरिया की सारी बातें हमने पहले भी पढ़ी हैं और फिर से पढ़ रहे हैं। दे आल्सो कंस्ट्रक्ट कोबिन ओपन एंड साइज ऑफ पाम। बहुत ही छोटी होती हैं, छोटी होती है। लिटिल हनी बी के नाम से फेमस, सबसे छोटी होती है 4 स्पीसीज में। तो जो छत्ता होता है वो भी पाम के साइज का, अपने थैली के साइज का ही छत्ता बना पाती, इससे बड़ा छत्ता भी नहीं बना पाती। और जो अपना जो हाइव बनाती है वो काम बनाती है बुशेज में, हज में, बिल्डिंग्स पे, केव्स में, इम्प्टी के स्पेसिस में, या स्पेसिस आना था, ठीक है, सब जगह बना लेती है। दे प्रोड्यूस अबाउट हाफ के जी हनी पर ईयर पर हाइव। तो बहुत ही कम हनी प्रोड्यूस करती है। दे आर नॉट रियरेबल, पालतू नहीं है। फ्रिक्वेंटली चेंज देयर प्लेस, अपनी जगह को बदलती रहती है, abscond करती है। द साइज ऑफ द बी इज स्मॉलेस्ट अमंग द 4 बी। स्मॉलेस्ट हनी बी के नाम से फेमस है। ये इंडिया की सबसे छोटी स्पीसीज है। दे डिस्ट्रीब्यूट ओनली इन प्लेन एरिया, नॉट इन हिली एरिया अबव 450 मीटर से अबव ये नहीं देखने को मिलती, क्योंकि ये हिली एरिया में नहीं रह सकती, ये प्लेन एरिया में ही रहना पसंद करती है। नेक्स्ट जो हमारी है स्पीसीज है उसका नाम है एपिस सिरेना इंडिका। एपिस सिरेना इंडिका। तो एपिस सिरेना इंडिका के बारे में भी मैंने तुम्हें सारा बता दिया है। तो देखिए, दे मेक मल्टीपल पैरेलल कॉमन ट्री एंड कैविटी इन द डार्कनेस में बनाती हैं। इनको कैविटी नेस्टिंग के नाम से भी फेमस है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। द बी आर द लार्जर देन द एपिस फ्लोरिया, से सबसे छोटी उससे तो बड़ी है, बट एपिस मेलिफेरा से छोटी है। ठीक है सर। और ये कितना हनी पैदा कर सकती है? 5 kg हनी पर ईयर पर कॉम पैदा करती है सर। और मोर प्रोन टू स्वार्मिंग और एब्सकॉन्डिंग होती है, भागती रहती है, इसलिए ये रियरेबल अच्छी नहीं मानी जाएगी, पालतू नहीं है। पहली बात तो ये शहद हनी भी बहुत कम देती है, और दूसरी कमी इसकी स्वार्मिंग और एब्सकॉन्डिंग करती है, भागते अपने एरिया को छोड़ के सर, दोनों ही कमियां हैं, इसलिए इसको पालतू नहीं बनाएंगे। दे आर नेटिव फ्रॉम इंडिया, और एशिया से नेटिव है। तो सबसे अच्छी पालतू के लिए कौन सी थी? एपिस मेलिफेरा ही बेस्ट है सर। जो इटालियन और यूरोपियन भी आपने बताई ना, वो सबसे अच्छी है, उसी को पालतू बनाना चाहिए किसी को अगर पालतू बनाना है तो। अब हम नेक्स्ट जो बातें कर रहे हैं वो किसके बारे में? करेक्टरिस्टिक ऑफ 4 वेल नोन स्पीसीज ऑफ हनी बीज है। 4 वेल नोन जो हनी बी की स्पीसीज है उनके करेक्टरिस्टिक्स की बात करने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में हम। उनके करेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या आने वाला है देखना भाई। उनके जो करेक्टर्स हैं उसमें कौन सी एब्सकॉन्ड करती है, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज हैं, कितना शहद पैदा करती है, ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, उन पे हम चर्चाएं करने वाले हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है? तो देखिए, इन 4 स्पीसीज देखना। अब इन 4 स्पीसीज में एपिस डोर्सेटा, एपिस फ्लोरा, एपिस सिरेना और एपिस मेलिफेरा, इनमें डिफरेंस क्या क्या है वो हम पढ़ने वाले हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके करेक्टर क्या क्या है वो देख लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम जो बातें कर रहे हैं वो क्या है देखिए। सबसे पहले हम नेस्टिंग की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? नेस्टिंग। भैया अपना जो हाइव है उसको या कोम्ब है उसको बनाती कहाँ पे है? तो सबसे पहली बात करेंगे ओपन, ओपन एरिया में बनाती है। कहाँ पे बनाती है रे? ओपन एरिया में बनाती है भाई। कौन सी? अगर डोरसेटा की बात करें तो वो ओपन एरिया में अपना नेक्स्ट बनाती है। बिल्ड ए सिंगल कोम्ब, और एक सिंगल कोम्ब बनाती है। लगभग वो कितने साइज का होगा वो कोम्ब? 1 मीटर स्क्वायर तक का हो सकता है, इतना बड़ा लार्ज कोम्ब भी बना सकती हैं। अटैच टू, और कहाँ पे अटैच होगा? अटैच टू ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज एंड रॉक। इसीलिए तो इसको रॉक बी के नाम से भी फेमस है। डोरसेटा किसके नाम से फेमस है? रॉक बी के नाम से फेमस है। अब बात करें नेस्टिंग की। एपिस फ्लोरिया में जो नेस्ट बनाती है अपना, वो कैसे बनाती है? ओपन नेस्टिंग करती है ये।
बिल्ड सिंगल कोम्ब, एक सिंगल स्मॉल कोम्ब बनाती है, और इतना छोटा साइज में होता है कि उसका अगर हमारी हथेली है पाम के साइज का, इतने से साइज का ही कोम्ब बना पाती है। ठीक है, तो साइज ऑफ पाम और ब्रांचेस पे फिक्स कर देती है अपना। ठीक है भी। नेक्स्ट बात करें एपिसेरेना। ये कैविटी नेस्टिंग करती है। कैविटी नेस्टिंग का मतलब कोई भी कैविटी जो या जगह मिलती है उसके अंदर जाके अपना अपने नेस्ट को, अपने कोम्ब को या अपने हाइम को बनाती है। बिल्ड मेनी पैरेलल कोम्ब्स इन द कैविटी ऑफ ट्री ट्रंक्स, होलो एरियाज ऑफ द रॉक एंड पोल्स एंड अदर बिल्डिंग्स वगैरह वगैरह, कवरिंग प्लेसेस सब पे बनाने की कोशिश करती है एपिसेरेना। अगर बात करें मेलिफेरा जो कि विदेशी है, जो सबसे ज्यादा पालतू बनाई जाती है, डोमेस्टिकेटेड की जाती है, कैविटी नेस्टिंग करती है ये भी। समालदर सिमिलर हैबिट होती है, एपिसेरेना वाली ही हैबिट है इसकी भी, पैरेलल कोम बनाने की आदत है बिल्डिंग्स के अंदर, बिल्ड करती है। ठीक है, कोम को। ठीक है जी। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया में, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ मिलेगा। फाउंड इन प्लेन एज वेल इन हिली एरिया, 1600 मीटर ऊपर हाइट तक भी सी लेवल से ये मिलती है। हाईली हाईली माइग्रेटरी नेचर की होती है, हाईली माइग्रेटरी बोला जाता है, सबसे ज्यादा भागती रहती है इधर उधर। और जो ये आप बात करें एपिस फ्लोरिया का, फाउंड फाउंड इन प्लेन एरिया अप टू 300 मीटर अबव द सी लेवल ही मिलेंगी। हाईली माइग्रेटरी, ये भी पालतू नहीं बना सकते, भागती रहती हैं इधर उधर। ठीक है जी। फाउंड थ्रू आउट द इंडिया हैविंग 3 स्पीसीज, इंडिया में इसकी 3 स्पीसीज लॉन्च हुई हैं, और ये पूरे इंडिया में कहीं भी मिल सकती हैं। ठीक है, और ये एक्जोटिक है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है एक्जोटिक। एक्जोटिक शब्द इंपॉर्टेंट क्यों है सर? एक्जोटिक का मतलब है ये इंडिया की स्पीसीज नहीं है भाई, ये बाहर से इंपोर्ट करी गई है। एक्जोटिक स्पीसीज का मतलब ये क्या है? ये इंडियन नहीं है, इंडिया की नहीं है ये कहीं बाहर से इंपोर्ट करी गई, इंडियन नहीं है ये। ठीक है, ये इटली या फिर कहाँ से मंगाई जाती है? इटली या यूरोपियन कंट्री ही है इटली, वहां से इसको इंपोर्ट किया जाता है इंडिया में, और ये सबसे अच्छी मानी जाती है। इसको पहली बार इंडिया में सक्सेसफुली कब? 1962 में, 1962 में इंपोर्ट किया गया था। ठीक है जी। इट हैज मेनी सब स्पीसीज, अब आज के टाइम तो इसकी 23 से भी ज्यादा स्पीसीज इंडिया थ्रू आउट द वर्ल्ड फैली हुई हैं, और सबसे अच्छी डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज है। इसमें लेस प्रोन टू दी absconding और स्वार्मिंग है, ये भागती नहीं है, इसलिए पालतू बनाई जाती है, और हनी बी प्रोडक्शन भी इसका अच्छा खासा माना जाता है। ठीक है भाई। अब आगे बात करते हैं, साइज की बात करें तो बिगेस्ट साइज तो रॉक बी का ही है, डोरसेटा का ही, 16 से 18 की होती है। स्मॉलेस्ट एपिस एपिस जो फ्लोरा है सबसे छोटी 9 से 10 की बिल्कुल ही छोटी सी होती है, और ये दोनों मीडियम साइज की होती है, 14 से 15 और ये थोड़ी सी इससे भी ज्यादा ही मान लो, 14 से 16 की एपिस मेलिफेरा। वेरी गुड। अब अगर आगे बात करें तो स्वार्मिंग और एब्सकॉन्डिंग, भागने की टेंडेंसी है इसकी, बहुत तेज भागती है, एक जगह से दूसरी जगह अपने छत्ते को छोड़ के, अपने हाइव को छोड़ के भाग जाती हैं, ये भी ऐसी स्ट्रॉन्गली टेंडेंसी होती है, इसलिए ये दोनों रियरेबल नहीं है, ना ही तो एपिस डोर्सेटा और ना ही एपिस फ्लोरिया। इसमें भी ये भी रियरेबल नहीं है, एपिस सेरेना, ये भी भागती रहती है अपनी कॉलोनी को छोड़ के। जबकि जो ये इटालियन भी है या यूरोपियन भी है एपिस मेलिफेरा, ये अफ्रीका वाली एक स्पीसीज की भागते, बाकी नहीं भागते, और ये सबसे अच्छी डोमेस्टिकेशन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। टेम्परामेंट की बात करें, फ्यूरियस है, डेंजरस है ये भाई, ये थोड़ी सी ठीक ठाक है, माइल्ड है। ये भी फ्यूरियस है, डेंजरस होती है, मारने को भागती है। ये जेंटल है, एक ही स्पीसीज को छोड़ के, अफ्रीकन सब स्पीसीज है ना इसकी, उसको छोड़ के ये जेंटल होती है, अच्छी होती है, नुकसान नहीं पहुंचाती। एवरेज हनी प्रोडक्शन की बात करें तो 40 kg, वाइल्ड भी है, कैनोट भी डोमेस्टिकेटेड नहीं की जाएगी, आधा किलो ही देती है, कैनोट भी डोमेस्टिकेटेड। 5 kg है, कैन भी डोमेस्टिकेटेड करी जा सकती है, पर हनी प्रोडक्शन कम है। हाई बी के नाम से ज्यादातर डोमेस्टिकेट की जाती है, बहुत अच्छी है डोमेस्टिकेशन के लिए। 15 kg हनी की जगह यहाँ कर लो 35 kg कर लेना भाई, यहाँ पे थोड़ा सा सुधार की जरूरत है। यहाँ पे कितना कर लिया जाएगा इसको? 35 कर लेना भाई, 35 kg हनी प्रोडक्शन देती है, ये ठीक रहेगा यहाँ पे। ठीक है, इससे आगे अब हम बढ़ते हैं क्या? मेथड ऑफ हनी एक्सट्रैक्शन, स्क्वीजिंग मेथड है, हाइजेनिक नहीं, अनहाइजेनिक है। स्क्वीजिंग है, अनहाइजेनिक है। सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड होता है, ये बहुत अच्छा होता है, हाइजेनिक होता है। इसमें क्या है, रोटेट किया जाता है बहुत तेज, और इसमें देखिए अब बी कास्टिंग के बारे में चर्चाएं करते हैं। बी कास्टिंग क्या होता है भाई? जो बी हनी बी है वो तीन तीन अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड की गई है। एक वर्कर होती है, एक क्वीन होती है, और एक ड्रोन। जो क्वीन और वर्कर है वो दोनों फीमेल है, दोनों के दोनों क्या है? फीमेल। जबकि जो ड्रोन है वो मेल है। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? और क्वीन, जो मेल ड्रोन है और फीमेल क्वीन है, वो दोनों क्या है? फर्टिलाइज्ड है। मेल ड्रोन और क्वीन दोनों फर्टिलाइज्ड है, फर्टिलाइजेशन कर सकती हैं। जबकि स्ट्राइल होती है किस नेचर की? स्ट्राइल नेचर की, जो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, वो कौन है? फीमेल वर्कर। वर्कर फीमेल है, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती। जबकि ड्रोन है, वो वो हेल्प करेगा बच्चे पैदा करने में, और क्वीन बच्चे पैदा करेगी दोनों। तो स्ट्राइल कौन है? वर्कर हनी भी है, वो स्ट्राइल है सर। जो ड्रोन है वो भी फर्टाइल है, और जो तीसरी बच की क्वीन वो भी फर्टाइल है। ठीक है सर।
और ये पता लग गया इनमें मेल कौन है, ड्रोन मेल है, जबकि वर्कर हनी बी और जो क्वीन हनी बी है वो दोनों ही क्या है, फीमेल है, ये भी पता लग गया सर। अब सर एक बात और, फर्टिलाइज्ड एग से कौन पैदा हुआ, अनफर्टिलाइज्ड एग से कौन पैदा हुआ। फर्टिलाइज्ड एग से पैदा होने का मतलब है ओवम और स्पर्म आपस में फ्यूज हुए और वो जीव बना है। जैसे ड्रोन है वो अनफर्टिलाइज्ड एग से बना है, ड्रोन है वो क्या है, अनफर्टिलाइज्ड एग से बना है, जबकि दोनों फीमेल है, चाहे वो स्टाइल वर्कर हनी भी हो चाहे वो फर्टाइल क्वीन भी हो, दोनों की दोनों ही फर्टिलाइज्ड एग से पैदा हुई है, दोनों फीमेल है वो फर्टिलाइज्ड एग से पैदा हुई, जबकि ड्रोन है वो अनफर्टिलाइज्ड एग से पैदा हुआ है। यहाँ तक समझ में आया सभी को। अब इनमें स्टाइल कौन है सर, वर्कर हनी भी स्टाइल सर, दोनों फर्टाइल बाकी। और इन दोनों में मेल कौन है सर, ड्रोन मेल है, दोनों बाकी फीमेल है सर। अनफर्टिलाइज्ड एग से इनमें तीनों में कौन पैदा हुआ सर, ड्रोन अनफर्टिलाइज्ड एग से पैदा हुआ, दोनों बाकी फीमेल है वो फर्टिलाइज्ड एग से पैदा हुई सर। यहाँ तक समझ में आया भी सभी को। अब देख लो इसमें पढ़ने में अब कुछ नहीं बचा है। इतना इतना अगर तुमने पढ़ लिया तो इससे आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इससे आगे कुछ। वर्कर वर्कर स्टाइल फीमेल बोर्न फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग, ये किससे बनती है, फर्टिलाइज्ड एग से बनती है। क्वीन बी इंपोर्टेड इमिट फेरामोन, देखो क्वीन होती है ना एक फेरामोन सिक्रेट करती है। फेरामोन एक ऐसा केमिकल है जो मेल के जो ड्रोन होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है ताकि वो मैटिंग कर सके और बच्चे पैदा करने में हेल्प कर सके। मेल को अट्रैक्ट करने के लिए अपने अंदर से केमिकल सिक्रेट करती है जिसको फेरामोन कहते हैं। और ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एनकरेज द ड्रोन टू मेट, मेट के लिए ड्रोन को अट्रैक्ट करती है। क्वीन फर्टाइल होती है फीमेल, पहले बता दिया मैंने, रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेइंग एग, और अंडे देने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ड्रोन जो होता है, ड्रोन मेल इंसेक्ट होता है, मेल भी अनफर्टिलाइज्ड एग से पैदा होता है, ये बात होगी। वर्कर्स ट्रायल होती है, हाँ सर ट्रायल होती है, ये भी फर्टिलाइज्ड एग से पैदा होती हैं। और एक डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट नीचे दी गई है वो है फॉरेगिंग। फॉरेगिंग का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ पोलन एंड नेक्टर बाई हनी बी। हनी बी जो है, हनी शहद बनाने के लिए जो पोलन और नेक्टर को इकट्ठा करती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोरेगिंग। क्या कहते हैं उसको, फोरेगिंग। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, फोरेगिंग पूछा गया है अभी बहुत सी बार। ठीक है, तो ये स्लाइड सभी को समझ में आई पूरी की पूरी। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हमें ड्यूटीज की बात करनी है, ड्यूटीज ऑफ क्वीन, ड्यूटीज ऑफ वर्कर, ड्यूटीज ऑफ ड्रोन, सभी की ड्यूटी की बातें करेंगे और उसमें क्या क्या है देख लेना भाई, सभी देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं ड्यूटी ऑफ क्वीन। क्वीन की ड्यूटी क्या क्या है, देखो क्वीन का सबसे मेन काम है एग ले करना, एग अंडे देना। और अगर एपिस मेलिफेरा की बात करें तो 2000 एग पर डे देती है। और वो 5 से 10 दिन के बाद ही उड़ना स्टार्ट कर देती है ड्रोन के साथ मेटिंग के लिए। और जो क्वीन होती है ना, क्वीन फीमेल, वो एक केमिकल सीक्रेट करती है अपनी बॉडी से जिसका नाम होता है फेरामोन। वो केमिकल अट्रैक्ट करता है मेल ड्रोन को, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ताकि उसके साथ मेटिंग कर सके। और एक न्यूक्लियर फ्लाइट होती है, न्यूक्लियर फ्लाइट क्या होती है सर, उस फ्लाइट के दौरान एक क्वीन उड़ती है सबसे ऊंचे आसमान की तरफ, और उसके साथ जितने भी मेल ड्रोन होते हैं सारे उसके साथ भागते हैं मेटिंग के लिए, क्योंकि वो केमिकल सीक्रेट कर रही होती है फेरामोन, उसके साथ साथ भागते हैं। परंतु सिर्फ और सिर्फ क्वीन मेन फ्लाइट में सबसे ऊपर उड़ता है, वही उसके साथ मैटिंग कर पाता है, बाकी मैटिंग नहीं कर पाते। जितने मैटिंग नहीं कर पाते उनको सोल्जर जो होते हैं, वर्कर में सोल्जर होते हैं, वो सारे के सारे उनको मार देते हैं मेल को। और जो एक मेल मैटिंग करता है उसका भी पेनिस टूट जाता है और उसकी वजह से उसकी भी डेथ हो जाती है। इस तरह से पूरे मेल फिनिश हो जाते हैं पूरे हाइव से। और फीमेल वापस अपनी स्पर्मिथिका को स्पर्म से फिल करके, स्पर्म फिल करके चला जाता है वो मेल, और वो वापस हाइव में आती है, छत्ते में आती है, कोम में आती है, और वहां पे अंडे देना स्टार्ट करती है। उसमें फर्टिलाइज्ड एग से तो वो क्या पैदा करती है, फीमेल वर्कर और क्वीन पैदा करती है। और अनफर्टिलाइज्ड एग से ड्रोन पैदा होते हैं। इस तरह से दोबारा से मेल आ जाता है और फिर वही न्यूक्लियर फ्लाइट और वही प्रोसीजर फिर से स्टार्ट होता है। ओल्ड क्वीन रिप्लेस कर दी जाती है और नई क्वीन एंट्री कर जाती है। इस तरह से ही वही प्रोसीजर फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए क्या क्या खेल चल रहा है। क्वीन की ड्यूटी क्या होती है, इंडिविजुअल अकेली क्वीन ही ऐसी है जो कि अंडे देने का काम करती है कॉलोनी के अंदर, सबकी मदर कहलाती है, मदर ऑफ ऑल द बीज। ले 2000 एग पर डे, अंडे दे सकती है पिस मेलिफेरा के केस में। 5 से 10 दिन के बाद उड़ना स्टार्ट करती है मेटिंग के लिए, ड्रोन के साथ मेटिंग करती है। और मोर नुपचियल फ्लाइट, एक या ज्यादा नुपचियल फ्लाइट करके मेटिंग करती है। और सुपरमिथिका फुल फिल कर दी जाती है स्पर्म के द्वारा, 19 स्पर्म का यूज कर करके वो क्या देती रहती है, अंडे देना स्टार्ट कर देती है। और एक बार मेटिंग कर लेती है, एक खास बात फीमेल की, एक बार किसी ड्रोन से मैटिंग कर ली दोबारा मीटिंग नहीं करेगी, क्योंकि मेल तो खत्म ही कर दिए जाएंगे सारे के सारे। एक ही बार मीटिंग करती है और पूरी जिंदगी अंडे देती रहती है। अंडे देने का जो लाइफ स्पान है उसका, जो अंडे देती है पूरी जिंदगी कितने लाइव करती है, 3 से 5 ईयर तक अंडे देती ही रहती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को। और भी यूज है, और भी काम है इसके, ड्यूटी अभी खत्म नहीं हुई इसकी। देखो और कौन कौन से सर, वो भी बता देते हैं। देखो ये नेक्स्ट स्लाइड आ गई, इसको पढ़े। जो सिक्स्थ वर्क है उसका,
किसका, क्वीन का, उस पे चर्चाएं करते हैं। वो क्या करती है, दे सीक्रेट केमिकल, मेडिबुलर ग्लैंड होती है ना, उससे केमिकल सीक्रेट करते हैं जिसको हम क्वीन सब्सटेंस कहते हैं। ये क्वीन सब्सटेंस बहुत जरूरी है। क्वीन सब्सटेंस सिर्फ क्वीन वर्कर, क्वीन बी ही पैदा कर सकती है और कोई नहीं कर सकती, क्योंकि नाम ही क्वीन सब्सटेंस है। ये क्वीन सब्सटेंस जो फीमेल वर्कर होती है ना, उनके अंदर ओवरी डेवलप नहीं होने देता उनको। बच्चे पैदा करना सिर्फ और सिर्फ किसका काम है, क्वीन का, वर्कर का नहीं है। वर्कर का काम है सिर्फ काम करना, इसलिए उनमें ओवरी डेवलप नहीं होनी चाहिए। ओवरी डेवलप होगी तो वो भी बच्चे देने लग जाएंगी। इसलिए जो क्वीन सब्सटेंस अगर रहेगा ना उस कॉलोनी के अंदर, तो वर्कर कभी भी ओवरी डेवलप नहीं होगी, वो अंडे नहीं दे पाएंगी। और एक ये जोड़ के रखता सबको, सारी कॉलोनी को जोड़ के रखने का, डेसन को मेंटेन करता है, क्वेश्चन बना के रखता है, उनको जोड़ के रखता है। स्वार्मिंग और अब्सकॉन्डिंग को प्रिवेंट करना भी काम किसका है, इसका जो ये सब्सटेंस है, क्वीन सब्सटेंस, इसी का काम है। और ये सब कहाँ से सीक्रेट होता है, मेडिबुलर ग्लैंड से। किसकी, क्वीन की मेडिबुलर ग्लैंड से सीक्रेट होता है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। दे सीक्रेट ए मेडिबुलर ग्लैंड, दे सीक्रेट फ्रॉम द मेडिबुलर ग्लैंड इज कॉल्ड, केमिकल सीक्रेट करते हैं जिसका नाम है क्वीन सब्सटेंस। ठीक है सर, क्वीन सब्सटेंस। क्वीन कैन ले आइदर फर्टिलाइज और स्ट्राइल एग डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि इसको फर्टिलाइज्ड एग पैदा करने या स्ट्राइल एग पैदा करने। ठीक है, इसको अगर वर्कर्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट है तो स्ट्राइल पैदा करेगी, और मेल की जरूरत है तो फर्टिलाइज्ड पैदा करेगी। ऐसे वो डिपेंडिंग करता है कि उसको किस चीज की रिक्वायरमेंट उस टाइम, हाइव में ज्यादा कमी किसकी है, उसी के अकॉर्डिंग अंडे देती है। ठीक है सर। द क्वीन सब्सटेंस के जो मेन फंक्शन क्या क्या परफॉर्म करता है, जिसमें से फर्स्ट फंक्शन है प्रिवेंट स्वार्मिंग और अब्सकॉन्डिंग को कॉलोनी में इकट्ठा करके रखना, उनमें क्वेश्चन बनाए रखना, उनको जोड़े रखना, इसका काम है। प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ ओवरी इन वर्कर, वर्कर के अंदर किसी तरह से ओवरी को डेवलप नहीं होने देता, ताकि ओवरी डेवलप होगी तो वर्कर भी क्या देने लगेंगे, एग देने लगेंगे। मेरे को इसको पसंद है नहीं है, इसलिए ये सारी बातें किसके बारे में हमने करी है, ये सारी की सारी चर्चाएं हमने कर ली किसके बारे में, क्वीन की ड्यूटी। क्वीन जो है उसकी सारी ड्यूटीज हमने पढ़ ली हैं, जिसमें 8 पॉइंट है, और 8 के 8 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्वीन की और भी खास बातें बता देता हूँ। फर्टिलाइज होती है, फीमेल होती है, फर्टिलाइज एग से डेवलप होती है, अंडे देना इसका काम है। 2 से या लगभग 3 से 5 साल तक इसका लाइफ स्पान है। फीड, क्वीन बनने का कारण क्या सर, ये रॉयल जेली पे फीड करती है। रॉयल जेली किस चीज की बनी होती है सर, पैक्टीन प्लस शुगर की। रॉयल जेली पे फीड करती है क्वीन, और वो किसकी बनी होती है, पैक्टीन प्लस शुगर की बनी होती है। और इसमें डेवलप्ड ओवरी होती है, जिस वजह से ये अंडे देती है। और इसमें स्टिंग नहीं होता, स्टिंग ग्लैंड नहीं पाई जाती, इसमें किसी प्रकार का स्टिंग नहीं होता, ना वैक्स ग्लैंड होती, ना ही। देखिए ड्यूटी ऑफ ए ड्रोन की बातें करते हैं। ड्रोन की क्या ड्यूटी है, ड्यूटी ड्रोन की मेन दो ही है सर। मेन तो दो ही ड्यूटी है, एक तो क्वीन को फर्टिलाइज करना, और दूसरा टेम्परेचर को मेंटेन करना। टेम्परेचर हाई पे टेम्परेचर को मेंटेन करना और क्वीन के साथ फर्टिलाइज करना, दो ही मेन ड्यूटी मानी गई है सर। तो इसके बाकी काम क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें ना तो स्टिंग होता है, तो स्टिंग मार के कोई वर्किंग नहीं कर सकता। दूसरा, इसमें पोलन बास्केट नहीं होती, इसके हिंड लिम्स में जो पोलन बास्केट पाई जाती है वो भी नहीं होती। पोलन बास्केट नहीं है तो ये ना नेक्टर और पोलन को कलेक्ट कर सकता, ना ही इसमें वैक्स ग्लैंड है तो ये वैक्स भी नहीं बना सकता। तो इसलिए तीनों चीजें अब्सेंट होने की वजह से, ना ही तो ये क्वीन में तीनों चीजें पाई जाती, पोलन बास्केट, स्टिंग और वैक्स ग्लैंड, ये तीनों क्वीन और ड्रोन में एब्सेंट होती है, सिर्फ और सिर्फ वर्कर में ही देखने को मिलती है। और उसी के ज्यादा फंक्शन भी वर्कर के इसीलिए होते हैं। तो देखो, दे इंपॉर्टेंट ड्यूटी, फर्टिलाइज द क्वीन को फर्टिलाइज करना, और दूसरा मेंटेन टेम्परेचर को मेंटेन करना, हाई पे टेम्परेचर को मेंटेन करना, ये दो मेन ड्यूटी है। ठीक है सर। और ये कैन नॉट कलेक्ट द नेक्टर और पोलन को कलेक्ट नहीं कर सकते, ना ही इनमें स्टिंग पाया जाता। यही तो मैं बता रहा था तुम्हें, ना स्टिंग ग्लैंड, ना वैक्स ग्लैंड, ना ही पोलन बास्केट, ये तीनों चीजें एब्सेंट है, तो इसके वर्क भी इतने ही कम है। ये बातें समझ में आएगी भी सभी को। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया गया वर्क ऑफ, ड्यूटी किसकी, वर्कर की, ड्यूटीज ऑफ वर्कर। वर्कर की ड्यूटी देख लीजिए, वर्कर की क्या क्या ड्यूटी है वो भी बता दी जाएंगी तुम्हें। वर्कर की ड्यूटी देखो भाई, तो इसको थोड़ा सा इधर कर दिया जाए। देखो, तो वर्कर होती है ना, उसका सबसे ज्यादा काम होता है भाई, क्योंकि उसमें स्टिंग भी पाया जाता है, तो वो सोल्जर की तरह भी काम करेंगी, वो नर्स की तरह भी काम करती हैं। सारी ड्यूटी जितने भी काम होते हैं, शहद कलेक्शन करना, नेक्टर और हनी को कलेक्ट करना भी उन्हीं का काम, क्योंकि उनमें पोलन बास्केट भी हिंड लिम्स में पाई जाती है। ठीक है सर। और वो स्टिंग का काम, सोल्जर का काम भी वही करते हैं, जितनी फाइट होती, फ्लाइट होती, सारा काम वही करती हैं। और हनी को, शहद को इकट्ठा करती रहती हैं अपनी पूरे लाइफ स्पान में। ठीक है सर। जो सर ये क्वीन वर्कर ये बनने का कारण क्या होता है, जो क्वीन होती है ना, उसका बनने का मेन कारण है, उसको रॉयल जेली खाने को दिया जाता है। रॉयल जेली किस चीज का बना होता है, मैंने पहले ही बता दिया, पेक्टिन प्लस शुगर का बना होता है, और रॉयल जेली खाने को क्वीन को ही मिलता है सिर्फ। इनको सिंपल चपाती दिया जाता है और कुछ नहीं दिया जाता, सिंपल ब्रेड जिसको बोलते हैं। ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि इनके वर्क क्या क्या है सर। वर्कर, वर्कर एक तो स्ट्राइल होती है,
फीमेल होती है, फर्टिलाइज एग से पैदा होती है, नर्सिंग, फेंटिंग, सोल्जर, सारे वर्क यही करती है। नेक्टर पोलन को कलेक्ट करना भी इसका काम होता है। इनमें ओवरी अंडर डेवलप्ड होती है, कोई डेवलपिंग नहीं होती, ओवरी डेवलप नहीं होती, तो ये अंडे नहीं दे सकती। ठीक है सर। जो सर आप बता रहे हो बार बार स्टिंग होता है, वो क्या होता है? मॉडिफाइड ओविपोजिटर। ओविपोजिटर होता है ना अंडे देने वाली जगह, वो मॉडिफाई होकर क्या बन जाता है? स्टिंग बन जाता है, और इसी की हेल्प करने लगता है। समझ में आया भी सभी को? तो अब देखिए जरा, एवरेज पूरी जिंदगी में 1/12 पार्ट ऑफ द टी स्पून ही हनी कलेक्ट कर पाती हैं। और इनका जो लाइफ स्पान होता है वो 6 वीक का माना गया है, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट 3 वीक इनको हाउस होल्ड वर्किंग के लिए रखा जाता है, और रेस्ट जो 3 वीक बच गए उनको आउटडोर ड्यूटी दे दी जाती है, बाहर के काम कीजिए, अंदर घर के काम समाप्त हो चुके हैं। ठीक है। तो इस तरह से इनके ये कामों में इनको डिवाइड किया गया है। यहाँ तक समझ में आया भी ड्यूटी ऑफ वर्कर? आगे बढ़ते हैं। ड्यूटी ऑफ वर्कर के बाद जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है बी बिहेवियर पे। बी बिहेवियर में दो बिहेव दिए गए हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। बी बिहेवियर में सबसे पहले दिया गया है स्वार्मिंग, और दूसरा है एब्सकॉन्डिंग। सर स्वार्मिंग और एब्सकॉन्डिंग में डिफरेंस बता दो, ये बार बार में आ जाते हैं, ये शब्द समझ में ही नहीं आ रहे। देखो भाई, मैं पहले स्वार्मिंग बताता हूँ तुम्हें। स्वार्मिंग क्या होती है और एब्सकॉन्डिंग क्या होती है? दोनों में अपने हाइव को छोड़ के जाने की बातें होती है, परंतु अलग अलग तरीके से। कैसे सर? स्वार्मिंग में जब जनसंख्या बढ़ गई, मान लो हाइव में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या हनी बी की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उनको लगा कि इस हाइव में हमारा काम नहीं चलेगा, इतने शहद से नेक्टर से हमारा काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने क्या सोचा, कुछ कॉलोनी उनमें से कुछ बंदे इकट्ठे होके एक जगह से दूसरी जगह अपना हाइव बना लेते हैं और वहां से शिफ्ट हो जाते हैं, उसको कहते हैं स्वार्मिंग। कुछ बंदों का शिफ्ट हो जाना स्वार्मिंग है। और जबकि एब्सकॉन्डिंग में क्या होता है? एब्सकॉन्डिंग में सारी कॉलोनी ही एक साथ भागती है। क्यों भागती है? कब उनको डेंजर सिग्नल मिलता है, उनको लगता है कोई क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी आ चुकी है वहां पे, आंधी तूफान का खतरा है या कोई भी डेंजर लग रहा है, मन पहुंच चुका है, वो उसके हाइव को नुकसान पहुंचा देगा, तो उस कंडीशन को उनको पहले ही भाप लेती है और वहां से भाग जाती है, पूरी कॉलोनी शिफ्ट करके हाइव को खाली कर जाती है। उसको कहते हैं एब्सकॉन्डिंग। फुल कॉलोनी का शिफ्ट होना क्या कहलाता है? एब्सकॉन्डिंग। और सिर्फ कुछ मेंबर का शिफ्ट हो जाना क्या कहलाता है? स्वार्मिंग। तो यहाँ से समझ में आया भी बिहेवियर में स्वार्मिंग और एब्सकॉन्डिंग। स्वार्मिंग एब्सकॉन्डिंग समझ में आने के बाद हम आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ? सुपर सीडर। सर सुपर सीडर क्या होता है? सुपर सीडर एक बी बिहेवियर में क्वीन का काम होता है। सुपर सीडर का मतलब जो पुरानी क्वीन है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, नई क्वीन वहां पे आके अंडे देना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि जो पहले वाली क्वीन थी उसकी सपर्मेथी का जो स्पर्म से फिल थी वो खाली हो चुकी है। अब उसके अंदर स्पर्म बचे नहीं, तो अनफर्टिलाइज्ड एग ड्रोन ही ड्रोन इमर्ज करने लगेगी। अब नई क्वीन को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उस टाइम दो क्वीन एक ही छत्ते में, एक ही हाइव में तैयार हो जाएगी। दो दो क्वीन मिडल में रहेंगी, नहीं कि उसके बॉटम में रहेंगी। और इस तरह से बोथ क्वीन एक ही टाइम, एक ही समय में साइमल्टेनियस एक ही हाइव में मिलेंगी कुछ समय के लिए। बाद में लेटर द ओल्ड क्वीन डिसअपियर, और वहां से बाद में जो ओल्ड क्वीन है उसको हटा दिया जाएगा। ये लिखा हुआ है और ये पूरा पढ़ें। देखिए, हम बात करते हैं कम्युनिकेशन इन बीज। बी के अंदर कम्युनिकेशन की बातें कर लेते हैं। कम्युनिकेशन कैसे कैसे होता है देखिए भाई, थोड़ा सा बता दूं तुम्हें। दो तरह का डांस करती है ग्वीन अपने कम्युनिकेशन को शो करने के लिए, लोग अपने कॉलोनी में बंदों को बताने के लिए कि ये चीज है, ये कंडीशन है। उसके लिए दो तरह का डांस करती है। एक होता है राउंड डांस और एक होता है टेल वेगिंग डांस। राउंड डांस क्या होता है देखना। राउंड डांस में एक सर्कल बना लो, जैसे सर्कल है, यहाँ से स्टार्ट करती है वो, यहाँ से चलना, यहाँ तक चलेगी, यहाँ तक आएगी 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 आएगी, फिर यहाँ आ जाएगी, और फिर यहाँ से वापस जाएगी, ऐसे 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 वापस जाएगी, वापस आएगी, वापस आएगी, यहाँ आएगी, फिर यहाँ से वापस जाएगी, वापस आएगी, वापस आएगी, यहाँ आएगी। तो मतलब सर्कल को क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज कंप्लीट करेगी। और इसका मतलब क्या है? ये शॉर्ट डिस्टेंस को बताने का एक तरीका है। राउंड डांस इज यूज टू इंडिकेट द शॉर्ट डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस को बताने का एक तरीका है। लेस देन 50 या 100 मीटर से दूर का केस नहीं है, अंदर ही अंदर 100 या 50 मीटर के बीच में ही कहीं ना कहीं हमें फ्लावर मिल गए या कोई भी चीज मिल गई है, वाटर मिल गया है, वो बताने की कोशिश करती हैं। द बी रन्स इन सर्कल फर्स्ट इन वन डायरेक्शन एंड देन इन अपोजिट डायरेक्शन। एक बार क्लॉकवाइज और एक बार एंटी क्लॉकवाइज रन करती है, और ये राउंड डांस होता है। ये बताता है कि 50 से 100 मीटर के बीच में हमें ये चीज मिली है, वाटर मिला है या कोई चीज मिली, फ्लावरिंग मिल गई है, बहुत सारे अच्छे फ्लावर मिले हैं, तो ये बताने की कोशिश करते हैं इस तरीके से। ये होता है राउंड डांस। और दूसरा हमारा जो डांस है उसको कहते हैं टेल विगिंग डांस। वो इस तरह से नहीं होता, उसमें क्या होता है वो भी बताता हूँ। दूसरे डांस को कहते हैं टेल विगिंग डांस। टेल वेगिंग डांस में क्या है देखना, मैं समझा देता हूँ तुम्हें डायग्राम से भी। टेल वेगिंग डांस में जैसे एक सर्कल बनाओ, ये बनाया एक सर्कल, हनी बी ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से चली, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, यहाँ गई, ये सर्कल, और फिर यहाँ जाकर ऐसे ऐसे रोटेट करके यहाँ पहुंच जाएगी, ठीक। फिर यहाँ नहीं जाएगी, फिर यहाँ 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 यहाँ, फिर यहाँ जाएगी वापिस, ऐसे 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 ऐसे, और फिर यहाँ आ जाएगी वापिस। ठीक है, इस तरीके से डांस करेगी। और फिर इसको कंप्लीट करेगी सर्कल को, ऐसे 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 ऐसे, और फिर यहाँ आ जाएगी।
ठीक है, इस तरीके के डांस को क्या कहते हैं, टेल वेगिंग डांस कहते हैं। क्या कहते हैं, टेल वेगिंग डांस। और इसमें क्या, लॉन्ग डिस्टेंस को बताने का तरीका उसका, यूज टू इंडिकेट द लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब 50 से 100 मीटर से भी ज्यादा कहीं हमें ये चीजें मिली है, कोई चीज मिली है, उसको बताने का तरीका कॉलोनी में आके वो टेल वेगिंग डांस शो करती है। और इस टेल वेगिंग डांस और जो ये राउंड डांस है, इनके बारे में पहली बार एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल कार्ल वोन फ्रिश कार्ल वोन फ्रिश कार्ल वोन फ्रिश। इनको नोबेल प्राइज मिला था ये सारी बातें बताने के लिए, और ये सच्ची बातें हैं, इन्होंने बताई तो इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था भाई। कब की बात है ये, अगर बात करें कब दिया गया इनको, 1973 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था किनको, कार्ल वॉन फ्रिच को। और इन्होंने डांस कम्युनिकेशन इन हनी बी के बारे में हमें जानकारी दी थी, कार्ल वॉन फ्रिच, ये याद रखें, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है तुम्हारे। ठीक है भाई, ये नोट कर लिया सभी ने, तो इससे आगे बढ़ते हैं हम। जो नेक्स्ट स्लाइड है वो क्या कह रही है, यहाँ तक समझ में आया डांस क्या है। और ये दोनों डायग्राम से समझाए गए हैं भी डांस कौन कौन से किस प्रकार के डांस यहाँ पे हनी भी कर सकती हैं, वो समझाया गया है। देखिए, तो पहले में क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है वो, कि ये है राउंड डांस, इसमें एक सर्कल कंप्लीट करती है, फिर दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, ये बताना चाह रहा है। और ये वाला इसमें ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे, ये टेल वेगिंग डांस है। जो यहाँ जो डांस दिखाया गया है इसमें क्या बताना चाह रहा है, कि जो डिस्टेंस है वो लेस देन 50 या 100 मीटर से लेस है। और इसमें जो बता रहा है क्या है, मोर देन 50 या 100 मीटर से ज्यादा की दूरी है, ये बताना चाह रहा है टेल वेगिंग डांस और राउंड डांस। और ये किसने बताया, कार्ल वॉन फ्रिट्ज ने बताया, इसलिए उनको क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोल दो भाई। सही है, समझ में आ रहा है सभी को। नेक्स्ट, हनी बी प्रोडक्ट्स पे बातें करते हैं, हनी बी के कौन कौन से प्रोडक्ट चर्चाएं करते हैं। हनी बी प्रोडक्ट्स, सबसे पहले प्रोडक्ट है हनी। हनी एक न्यूट्रिशियस होल फूड है जो कि मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखता है, इसको बहुत सारी दवाइयों के साथ लिया जाता है। जो सिंगर लोग होते हैं जिनको लगातार कंटिन्यू बोलना पड़ता है, उनकी वॉइस को सही रखने के लिए, गले में कोई खराश ना हो, उसके लिए भी हनी को यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, बहुत ही अच्छी चीज है। ठीक है जी। नेक्स्ट है बी वैक्स। बी वैक्स, देखो एक हनी है ना, हनी तो एक साइड प्रोडक्ट है, हनी एक साइड प्रोडक्ट है भाई, साइड प्रोडक्ट माना जाता है, मेन प्रोडक्ट नहीं माना जाता। और प्राइमरी प्रोडक्ट किसको माना जाता है, वैक्स को माना जाता है प्राइमरी प्रोडक्ट। प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ हनी भी माना जाए ना प्राइमरी प्रोडक्ट। सर ऐसा क्यों, जो हनी खुद सिक्रीट करती है ना हनी बी, वो कहलाता है प्राइमरी प्रोडक्ट। और वैक्स ग्लैंड के द्वारा हनी बी के क्या सिक्रीट किया जाता है, वैक्स सिक्रीट किया जाता है। हनी जो नेक्टर पोलन के हेल्प से इकट्ठा किया जाता है, उसको प्राइमरी प्रोडक्ट नहीं मानते, उसको साइड प्रोडक्ट माना जाता है। समझ में आ गया। अगर ऐसा पूछ लिया जाए मेन प्राइमरी प्रोडक्ट कौन सा, तो हनी मत कर देना रे, वैक्स करना। ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, मैंने देखा है, इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हमने दो पॉइंट कवर करिए, हनी और बी वैक्स। बी वैक्स भी मोर वैल्यूएबल चीज है, यूज टू कैंडल्स, कैंडल बनाने में यूज होता है, फार्मास्यूटिकल्स में जो कैप्सूल वगैरह वगैरह, कॉस्मेटिक जितने भी है, कॉस्मेटिक वगैरह वगैरह में भी इसका यूज होता है, सर्जरी में भी बहुत सारा यूज है इसका। और जो हनी है वो न्यूट्रिशियस वैल्यू रखता है और मेडिकल प्रॉपर्टी रखता है, ये हो गई। अब है नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रोडक्ट है वो बी वेनम है सर, बी वेनम यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अर्थराइटिस, जो जोड़ों में दर्द होता है, रूमेटाइड से पेन हो गया, ट्रीटमेंट में इसको एपीथेरेपी के नाम से जाना जाता है। बी वेनम के हेल्प से इनका जो दर्द होता है जोड़ों में, मंडियों में, पेन को रिलीफ देने में इसका यूज किया जाता है। रॉयल जेली जो प्रोडक्ट है, मैंने पहले भी बताया, न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट है, इंक्रीज विग्रेस मतलब ताकत को बढ़ाता है, वाइटलिटी जिंदगी, फर्टिलिटी मतलब लाइफ को स्पान को बढ़ाने में हेल्प करने वाली चीज है रॉयल जेली। ये पेक्टिन प्लस शुगर का बना होता है, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, रॉयल जेली। बी पोलन, बी पोलन होता है रेटेड सुपर फूड, जिसको सुपर फूड, जिसके कैप्सूल और सिर्फ ये मार्केट में आज के रेस हॉर्सेज और एथलीट्स इसका यूज करके अपनी परफॉर्मेंस को सुधारने में भी बी पोलन का यूज करते हैं, इनकी टेबलेट्स का और इनके सिरप्स का यूज करते हैं। वेस्टर्न कंट्री में बहुत ज्यादा इसका यूज किया जा रहा है। प्रो प्रोपोलिसिस, रेजिनियस सब्सटेंस यूज्ड एज ए गम, गम की तरह चिपकाने में यूज होने वाला सब्सटेंस प्रोपोलिस है। ठीक है। हनी एंड हाइव प्रोडक्ट्स क्या है, सोर्स ऑफ इनकम फॉर द फार्मर फैमिली एंड हेल्प टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ जनरेशन, मनी जनरेट करने का एक सोर्स बना हुआ है आज के टाइम, किसानों को हेल्प करता है, जो इसको हनी बी प्रोडक्शन करने की हेल्प में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। किसान इनको बेच के अपना जो रिप्लेसमेंट है, जो भरपाई है, उसको करने की कोशिश करते हैं। एक होता है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट क्या है सर, अमेंडमेंट का मतलब है सुधार, एक तरह का सुधार है। सर ये सुधार क्यों, किसने किया है, कौन करके गया है सुधार, देखो भाई। सबसे पहले तो मैं तुम्हें तो बता दूं, तुमने सभी ने देखा होगा कहीं ना कहीं ये शब्द, फूड प्रोडक्ट जितने भी होते हैं, FSSAI,
ऐसा शब्द लिखा हुआ देखा भी सभी ने? इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए, बहुत से लोगों को तो इसकी फुल फॉर्म ही नहीं पता। क्या कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है ये? लिख ले, याद भी रखनी है तुम्हें, ठीक है? फूड सेफ्टी, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। याद रखोगे भाई, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इन्होंने कहा अगर कोई भी प्रोडक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट है, उसको प्योर तब तक ही कहेंगे जब उसके साथ ह्यूमन के द्वारा कोई छेड़छाड़ ना की जाए। जैसे दूध है, दूध को पस्चराइज कर दिया, उसको उबाल दिया, कुछ भी कर दिया, तो उसको प्योर नहीं कह सकते, उसको और ही कुछ नाम देना, टोंड हो गया, डबल क्रीम हो गया, कुछ अलग नाम देंगे। ऐसे ही हनी, हनी के अंदर अगर 20% मॉइस्चर से ज्यादा मॉइस्चर है तो वो खराब होने का खतरा रहता है। 20% से ज्यादा मॉइस्चर है तो उसका खराब होने का खतरा बहुत ही ज्यादा है। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? उसको हीट अप करके उसके 20% से ज्यादा मॉइस्चर को कम नीचे लाना पड़ेगा, और नीचे लाने पे उसकी मॉइस्चर रिड्यूस होगी तो उसको प्योर कंसीडर नहीं किया जाएगा। यही बात यहाँ लिखी हुई है। एनी हनी, हनी हैविंग मोर देन 20% मॉइस्चर एज ए रॉ स्टेज में, अगर उसको तोड़ के लाओगे ना, हनी को, शहद को इकट्ठा करोगे, तब उसमें 20% से ज्यादा मॉइस्चर मिलेगी। नीड उसको प्रोसेसिंग की है, नहीं तो वो खराब हो जाएगा, मॉइस्चर रिड्यूस करनी पड़ेगी। मे नॉट बी कंसिडर्ड एज ए प्योर नेचुरल हनी। अब उसको अगर रिड्यूस कर दिया तुमने, उसका टेम्परेचर हाई करने से उसके मॉइस्चर को रिड्यूस कर दिया ताकि वो खराब ना हो, प्रिजर्व होता रहे, लंबे समय तक बचा रहे, तो इसके लिए हमने उसको हीट किया या कुछ भी उसके साथ छेड़खानी करी है। छेड़छाड़ करने की वजह से वो प्योर नहीं रहा, उसको प्योर कंसिडर नहीं किया जाएगा, प्योर नेचुरल हनी नहीं रहा। ये बताना चाह रहा है ये अमेंडमेंट। और ये सुधार किसने किया? एफ डबल एस ए आई, FSSAI ने ये सुधार किया, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और जो भी फूड प्रोडक्ट होते हैं, तुम कोई भी खाने का प्रोडक्ट देखोगे उसके ऊपर ये लिखा मिलेगा, FSSAI। पेस्ट एंड डिजीज ऑफ हनी बी की बात करते हैं। पेस्ट एंड है डिजीज ऑफ हनी बी। हनी बी में किस किस तरह की पेस्ट लगती हैं और कौन कौन सी डिजीज हो सकती हैं, उन पे चर्चाएं कर ली जाए। तो देखिए कौन कौन सी हैं। पेस्ट ऑफ हनी बी की बातें करते हैं। सबसे पहले कौन कौन सी पेस्ट हैं जो हनी बी में लगती हैं, उनकी चर्चाएं कर लेते हैं। तो हनी बी में जो लगने वाली पेस्ट है, सबसे पहले वैक्स मोथ, जो मैं मोथ होती है वो लगती है। आंट्स, चींटियां हो सकती है, वास्प ततैया हो सकता है, वैक्स बिटल्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, ट्रेकियल माइट्स जो दीमक की तरह काम करने वाले ये जीव कुछ हैं। वैक्स मोथ होगी, आंट्स होगी, वास्प होगी, वैक्स बेटल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ट्रेकियल माइट्स होगी, ये सब क्या है? पेस्ट जो कि नुकसान पहुंचा सकती है हनी बी को। अब बात करते हैं डिजीज ऑफ हनी बी। हनी बी में आने वाली डिजीज, कौन कौन सी डिजीज है जो हनी बी में आती हैं? तो देखिए इन पे भी चर्चाएं कर लेते हैं। हनी बी में जो डिजीज है उनमें सबसे पहले है नोसीमा। तो हम जो डिजीज की बातें कर रहे हैं ना, इनमें सबसे पहले है नोसीमा। नोसीमा जो कि प्रोटोजोन्स की हेल्प से होती है, प्रोटोजोन्स फैलाता है नोसीमा को, ठीक है भाई। ब्रूड या चाक ब्रूड है, ये इन्फेक्टेड मटेरियल है उसकी वजह से फैलती है। अमेरिकन फॉल ब्रीड है, ये बैक्टीरिया की वजह से फैलती है। यूरोपियन फॉल ब्रीड है, ये भी किसकी वजह से? बैक्टीरिया की वजह से। चाकी ब्रूड डिजीज है, ये फंगस की वजह से। स्टोन डिजीज है, ये फंगल है। सी साई डिजीज है, ये भी वायरल है। डिफॉर्मिंग विंग्स है, ये वायरल है। और क्रोनिक बी पैरालिसिस है, ये वायरल है। सर ऐसे तो याद ही नहीं रहेगा, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है सर, ऐसे कैसे याद रहेगा कि कौन सी डिजीज कैसे किससे फैल रही है? तो देखो मैंने एक ट्रिक बना रखी है। जैसे ये वीडियो खत्म होगा, लास्ट में एक वीडियो और मिलेगा आपको, 3 मिनट्स का या 2 मिनट्स का, 2.5 मिनट, 2 2.5 3 मिनट का ही है। उसके अंदर सारी इनकी ट्रिक है, और उसमें बताया गया एक मधुमक्खी थी, वह एक समुद्र के ऊपर तैर रही थी जहाँ पे वायरस फैला हुआ था। वायरस की वजह से उसके विंग डिफॉर्म हो गए, और समुद्र पे तैर रही थी तो वायरल डिजीज, विंग डिफॉर्म हो गए वायरस की वजह से, और उसको पैरालाइज हो गया, वो समुद्र में गिर गई। फिर वो एक पत्थर से टकराई, पत्थर पे फंगस लगी हुई थी, स्टोन डिजीज, फंगल डिजीज है। तो ये सारी बातें, स्टोन डिजीज है वो, फंगल डिजीज ये आ जाएगी। समुद्र पे तैर रही थी, वहां वायरस फैला था, वायरल डिजीज। उसके विंग टूट गए तो वायरल, वायरस के कारण पैरालाइज हो गया तो वायरस के कारण। वो समुद्र में पत्थर से टकराई जिसपे फंगस लगी हुई थी, उस पत्थर से चाक, चाक बनाया जाता था। उस फंगस वाले पत्थर से क्या बनाया जाता है? चाक। तो चाक की डिजीज है, वो भी फंगल होगी। अब यूरोप और अमेरिका में सारे बच्चे बूढ़े जवान सबके सब बी ब्रीड डिजीज है, वो बैक्टीरियल है, मतलब बच्चे बूढ़े जवान सबको बैक्टीरिया हो चुका था। ऐसे मैंने, और सीमा के पापा ने कहा नो सीमा, वहां पे मत जाना क्योंकि वहां प्रोटेक्शन जोन में जाओ। नो सीमा, तुम प्रोटेक्शन जोन, नो सीमा मतलब नोसीमा डिजीज है वो, प्रोटेक्शन जोन मतलब प्रोटोजोन्स। तो इस तरह से मैंने वो ट्रिक बनाई, और उसमें सारी ये बातें हैं वो तुम्हें मिल जाएगी लास्ट में, इस वीडियो के पूरी देखोगे तो अपने आप मिल जाएगी, देख लेना, ठीक है भाई। तो यहाँ तक समझ में आया सभी को कौन कौन सी डिजीज कैसे कैसे फैलती हैं?
किस किस से फैलती हैं, ये हमने चर्चाएं कर ली। अब हम आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिस पे दिया गया है कुछ क्वेश्चंस, क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जाम्स, एग्जाम में आए हुए कुछ क्वेश्चंस। अब पूछ रहा है, imperfectly developed female unable to reproduce but possess all the maternal insects and also defense mechanism has been developed and does the work for colony welfare, colony welfare के लिए काम करती है, पर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। ऐसी तो कौन है, एक है हमारी, एक ही है ऐसी तो, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती और कॉलोनी के वेलफेयर में लड़ाई झगड़े सब काम करना, शहद इकट्ठा करना कौन करती है, वर्कर बी सर, इसका आंसर है वर्कर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विच विच बी इज द बेस्ट फॉर डोमेस्टिकेशन। सर सबको पता है किस मेलिफेरा, ऑप्शन देने की जरूरत ही नहीं, उसी को पालतू इटालियन बी भी कहा जाता है, यूरोपियन बी भी कहा जाता है, इंपोर्ट करते हैं हम तो उसको। ठीक है सर, तो इसका आंसर कौन सा आ गया रे, इसका आंसर हो गया एपिस मेलिफेरा सर। ये भी क्लियर है सर मेरे को, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वीन क्वीन बी इमिट दैट कैन एनकरेज द मेल ड्रोन टू मेट, मेटिंग के लिए मेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सर ये तो आप बार बार बता रहे थे, मेल को अट्रैक्ट करने के लिए केमिकल सीक्रेट करती है, ये ऑप्शन थोड़ा सा धुंधला हो रखा है, यही है फेरामोन। फेरामोन नाम का एक केमिकल सीक्रेट करती है सर, ये तो और हार्मोन दे रखे हैं, इनका कोई रोल नहीं। फेरामोन ढंग से लिख ले, नहीं पता तो। फेरोमोन फेरो नाम का केमिकल है, ठीक है, इसको सिक्रेट करती है ताकि मेल उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, और मैटिंग करने में यूज होता है। यहीं पे हमारा लेक्चर हो जाता है कंप्लीट। इसकी पीडीएफ तुम्हें इस नोट्स के लास्ट में पीडीएफ भी दे दी जाएगी, वहां पे देखो पीडीएफ, और नेक्स्ट जो वीडियो है इससे रिलेटेड जो वीडियो होंगी वो भी वहां डाल दी जाएंगी। तुम पीडीएफ टेलीग्राम पे, अपना जो टेलीग्राम है अर्थ रिवेंज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो, वहां पे तुम्हें सभी पीडीएफ मिल जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, लगे रहो बस। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।